कार्तिक के माता पिता पुष्पा और बृजमोहन दोनों भी गांव में ही रहते हैं और वो शहर में नौकरी कर रहा होता है। ऐसे में उसे ईरा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद कार्तिक, आई थिंक तुम्हें अपने मॉम डैड को सब बता देना चाहिए। अब तो हमारी शादी हो चुकी है। थोड़ा गुस्सा करेंगे पर बाद में वो हमें अपना ही लेंगे। हाँ ईरा, मुझे भी वही लग रहा है। मैं अभी माँ बाबूजी को फोन करता हूँ। फिर कार्तिक अपने बाबूजी को फोन करके उसकी शादी के बारे में बता देता है। बाबूजी, मैंने शादी कर ली है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ उसी ऑफिस में ईरा भी काम करती है। मैं और मेरी बीवी ईरा, हम दोनों गांव आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। कार्तिक की बातें सुनकर बृजमोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे निर्लज्ज नालायक बेशरम लड़के, तूने तो सारी लाज शर्म ही छोड़ दी है। अपने माता पिता को बिना बताए शादी की और शहर की जोरू बना ली तूने। ये तूने बहुत गलत किया है कार्तिक, बहुत गलत किया है। पर बाबूजी, मेरी बात तो सुनिए ठीक से। ईरा वैसी लड़की नहीं है। अरे बंद कर अपना मुंह। हमें मत सिखा कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं सब कुछ। आज से तू हमारे लिए मर चुका है कार्तिक। आइंदा से मुझे या अपनी माँ को फोन करने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? पर बाबूजी, हेलो बाबूजी। बृजमोहन गुस्से में फोन कॉल कट कर देता है। फिर वो सारी बातें पुष्पा को बताता है और कार्तिक की शादी की खबर सुनकर पुष्पा भी काफी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये कार्तिक ने क्या कर दिया? कम से कम हमें उसकी शादी के बारे में बता तो देता। अरे बहुत चालाक है वो लड़का। उसे अच्छी तरह से पता था कि हमें कैसी लड़की चाहिए। उसकी जोरू एक काम करने वाली लड़की है, वो भी शहरी, और हमें एक घरेलू लड़की चाहिए थी। लेकिन नहीं, उसे तो बस अपनी मनमानी ही करनी थी। लेकिन बृजमोहन जी, अब तो उन दोनों ने शादी कर ली है, तो इसमें हम दोनों अब क्या ही कर सकते हैं। और अपने बेटे को इस तरह से पराया कर देना, ये बात तो सही नहीं होगी ना। उसका वहां शहर में और है ही कौन। अब जो हुआ सो हुआ, अब उसी को स्वीकार कर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नहीं पुष्पा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अब उस लड़के से कभी बात नहीं करूंगा। उसने मेरा दिल ही नहीं दुखाया है, बल्कि मेरा अपमान भी किया है। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ उससे मिलने, लेकिन मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। बृजमोहन की बात सुनकर पुष्पा बहुत चिंतित हो जाती है और वो जैसे तैसे कार्तिक का पता ढूंढकर उसे मिलने के लिए शहर आ जाती है। अरे माँ, आप यहाँ पर? कैसी हो आप? ठीक हूँ कार्तिक बेटा, तू कैसा है? मैं बहुत दुखी हूँ माँ। ईरा से शादी तो कर ली, लेकिन खुद को बाबूजी और आपसे दूर कर लिया। मुझे लगा नहीं था कि आप मुझसे मिलने यहाँ पर आओगी, लेकिन आप यहाँ तक पहुंची कैसे? तेरे दोस्त बल्लू ने मेरी मदद की और उसने मुझे तेरे ऑफिस का पता बताया। तेरे बाबूजी तो मानने से रहे, लेकिन मैं ही यहाँ पर चली आई। मुझे भी तो वो लड़की पसंद आनी चाहिए, और अगर मैं उसके आसपास रहकर देखूंगी तभी मैं उसे समझ पाऊंगी कि आखिर वो लड़की कैसी है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे माफ कर दो माँ, जाने अनजाने में मैंने आपका भी दिल दुखाया है। अब चुप हो जा, ये सब बात करके अब कोई फायदा नहीं है। माँ, ईरा एक मॉडर्न और जॉब करने वाली लड़की है, लेकिन वह दिल की और स्वभाव की बहुत अच्छी है। आप चलिए, मैं मिलवाता हूँ उसे आपको। आप देखना, आपको भी ईरा बहुत पसंद आएगी। नहीं कार्तिक, मैं ऐसे ही उसे नहीं मिल सकती। मतलब? अगर मैं उसके पास उसकी सास के नाते गई तो जाहिर सी बात है वो मेरे साथ अच्छी तरह से ही पेश आएगी। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उसके पास एक नौकरानी बनकर जाऊंगी
और उसे अच्छे से परखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब भी पाऊंगी। और उसके बाद अगर वो मुझे अच्छी लगी तभी मैं उसे अपनाऊंगी। क्या? हाँ बेटा, और तुझे भी मेरा इसमें साथ देना होगा। पर माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? जितना कहा है उतना कर। आज तक तूने अपने मन का बहुत कर लिया, अब ये बात तो मेरी सुन ले। ठीक है माँ, अगर आपको यही सही लगता है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कार्तिक पुष्पा को लेकर घर चला जाता है। अरे कार्तिक, ये कौन है? ये हमारे घर पर काम करने वाली नई नौकरानी है, पुष्पा काकी। अब से ये 24 घंटे हमारे घर पर ही रहेगी। क्या? हाँ हीरा, ये खाना बनाएगी और बाकी के थोड़े बहुत काम भी संभालेगी। और हमारी झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी चमेली पर ये अच्छे से ध्यान देगी। अब हम दोनों तो बाहर ही खाना खाते हैं और तुम्हें भी घर और ऑफिस का काम मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं नहीं बोलकर ढेरों काम रहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें लाया है। लेकिन कार्तिक, इन्हें यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें क्या पता कि ये इतनी भरोसेमंद है भी या नहीं? नहीं हीरा, ये बिल्कुल भरोसेमंद है। मेरा दोस्त है समीर, जो अब दिल्ली में रहता है। पहले पुष्पा काकी उसी के घर पर काम किया करती थी, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। पर अब इन्हें काम की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लाया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, अगर इन्हें काम की जरूरत है तो रख लेते हैं इन्हें। वैसे भी हम बाहर खाने में कितना खर्च करते हैं, वही पैसे इन्हें दे देंगे। धन्यवाद मेम साहब। अरे काकी, आप मुझे मेम साहब मत बोलिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। मुझे बेटी कहकर पुकारिए। आपकी मुंह से मेम साहब सुनना अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटी, चलेगा। पहली मुलाकात में हीरा की बातें सुनकर पुष्पा बहुत खुश हो जाती है। बहू ने एक जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और तो और इज्जत और तमीज के गुण भी है इसमें। मुझे तो ऐसा लगा था कि पहली मुलाकात में ही ये मेरा दिमाग घुमा देगी, शहरी जो ठहरी। लेकिन मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी निकली। अब तक तो सब कुशल मंगल ही है, आगे का तो राम ही जाने। फिर डिनर के समय, वाव, टेस्टी है ना? हाँ कार्तिक, एकदम ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट आ रहा है। आई जस्ट लव इट। अरे पुष्पा काकी, आप वहाँ कोने में क्यों खड़ी हो? आइए ना, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। आइए। बेटा वो, अरे कार्तिक, वो अपना खाना बाद में खा लेगी ना, हम दोनों अभी खा लेते हैं। लेकिन हीरा, उन्हें भी भूख लगी होगी ना? अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं रात का खाना देर से ही खाती हूँ। आप दोनों अच्छे से पेट भर कर खाइए, और कुछ चाहिए तो बताइए। फिर खाना होने के बाद, अरे माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हीरा तो। कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे खाने के लिए इसीलिए पूछा क्योंकि तू मेरी असलियत जानता है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ। लेकिन हीरा की नजर से देखा जाए तो मैं तो एक नौकरानी ही हूँ ना, और कोई भी अपने घर पर काम करने वालों के साथ खाना नहीं खाता बेटा। और वैसे भी आज तो मेरा पहला ही दिन है ना, समय लगेगा और उसी के साथ पता चलेगा कि हीरा का स्वभाव और उसका मन कैसा है। ऐसे ही एक रोज जब पुष्पा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसके पैर काफी दर्द करने लगते हैं। हे भगवान, गांव में तो मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी, इसीलिए बैठकर खाना बनाया करती थी। लेकिन यहाँ पर तो खड़े रह रहकर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तभी वहां पर हीरा एक स्टूल लेकर आती है। ये क्या है हीरा बिटिया? पुष्पा काकी, ये स्टूल चेयर है। आपके पैर दर्द कर रहे होंगे ना, तो आप इस पर बैठकर खाना बना सकती हो, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बिटिया, इस सब की क्या जरूरत थी?
जरूरत थी काकी, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से आप बहुत देर तक खड़ी रहती हो और उसके चलते आपके घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। इसीलिए इसे रख लीजिए। वैसे भी इसे घर में कोई इस्तेमाल नहीं करता, बस कभी कभार हमारे जब फ्रेंड्स आते हैं तभी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बिटिया, धन्यवाद। हीरा का मन का ये भाव देखकर पुष्पा को बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त हीरा मार्केट में शॉपिंग करने जाती है और लगे हाथ वो पुष्पा के लिए भी 2 साड़ियां खरीद कर लाती है। और जब वो घर आती है तभी उसकी सहेली मीनू उसका वेट कर रही होती है। अरे कितनी देर हीरा, मैं तेरा यहाँ पर कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी मीनू, वो मैं मार्केट में शॉपिंग कर रही थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अरे वाह, मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं तूने? नहीं यार, बस घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था। और लगे हाथ पुष्पा काकी के लिए ये साड़ियाँ भी लेकर आई। क्या कहा? मेरे लिए साड़ियाँ? हाँ काकी, देखिए तो, आपको पसंद आई कि नहीं? हाँ बिटिया, ये दोनों साड़ियाँ तो सच में बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ जो आपको पसंद आई। जाइए, अब इसे पहनकर देखिए। ठीक है बिटिया। फिर पुष्पा वहां से चली जाती है। ओफो हीरा, क्या तू भी? अरे एक नौकरानी के लिए इतना सब कौन करता है? इन्हें तो हम पुराने कपड़े देते हैं, तो तू इनके लिए नए कपड़े क्यों लेकर आई है? शट अप मीनू, ऐसा नहीं बोलते। पुष्पा काकी हमारे घर की सदस्य बन चुकी है और वैसे भी उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। तो अगर ऐसे में मैं अगर उनके लिए 2 साड़ियां लेकर आई तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? हीरा की ये सारी बातें पुष्पा छुपकर सुन लेती है और रात होने पर वो ये सारी बातें कार्तिक को बताती है। कार्तिक बेटा, मुझे यहाँ पर आए कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन इतने थोड़े से ही दिनों में मुझे उसका स्वभाव समझ आने लगा है। धीरे धीरे ये मेरे मन में बसने लगी है। देखा माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, हीरा का मन बहुत अच्छा है। अब वैसे ही धीरे धीरे पुष्पा को हीरा बहुत पसंद आने लगती है। फिर एक दिन जब झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी हमेशा की तरह ऊपर ऊपर से सफाई कर रही होती है, तभी पुष्पा उसे रोक लेती है। चमेली, तू तो बस रोज रोज ऊपर से ही काम करके चली जाती है। अरे ऐसा कैसे चलेगा? वो दोनों तुझे पूरा पगार देते हैं, तो तुझे भी काम सही से करना चाहिए ना। अरे बुढ़िया, काम कैसा करना है और कैसा नहीं, ये तू मुझे मत सिखा। बोल मत, मैं इधर तेरे पहले से काम करती है, इसीलिए ज्यादा भौंक मत। कितनी बदतमीज हो तुम, बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे तू मुझे क्या सिखा रही है? तुझ जैसी 2 कौड़ी की बुढ़िया से तो ऐसे ही बात करनी चाहिए। खुद को ज्यादा सेठानी मत समझ, तू भी इस घर की नौकरानी ही है, समझी कि नहीं? उन दोनों की आवाज सुनकर हीरा और कार्तिक वहां पर आ जाते हैं और हीरा को चमेली पर बहुत गुस्सा आता है। बस चमेली, बंद कर अपना मुंह। अरे कितनी बेशर्म है तू, इतने बुजुर्ग व्यक्ति से कोई ऐसे बात करता है क्या? अगर इनकी जगह पर तुम्हारी माँ होती तो उनसे भी तुम इसी तरीके से बात करती क्या? नॉनसेंस। और इनका यही काम है कि वो तुम्हारे काम पर ध्यान दे, और ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन तुम नहीं कर रही। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे बदतमीज और सड़क छाप लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कोई 2 कौड़ी की बुढ़िया नहीं है, ना ही ये कोई नौकरानी है। अरे ये तो मेरी माँ समान है, वो हमारा खुद के बच्चों की तरह ध्यान रखती है। माफ कर दो दीदी, लेकिन मुझे काम से मत निकालो। देखो चमेली, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है वो अच्छे से करना होगा, लेकिन उससे भी पहले तुम्हें और एक काम करना होगा। क्या दीदी? तुम्हें पुष्पा काकी से माफी मांगनी होगी। ठीक है दीदी। फिर चमेली पुष्पा से माफी मांगती है और हीरा का ये बर्ताव देखकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
बहू, तू सच में बहुत अच्छी है और आज तू मेरी सारी उम्मीदों पर खरी उतर आई है। क्या बहू, ये आप क्या कह रहे हो काकी? वो दरअसल ईरा। फिर कार्तिक ईरा को सारी सच्चाई बताता है। बेटी, मैं तुझे यहाँ पर देखने और परखने आई थी। जिस इंसान का मन अच्छा होता है वही इंसान सच्चा होता है, और तू मेरे और कार्तिक के बाबूजी की सारी उम्मीदों पर खरी उतर आई है। हाँ बहू, तूने मेरा दिल जीत लिया है। ओ माय गॉड, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी सास हो। लेकिन माँ जी, मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपने जो भी किया है क्यों किया। गांव के हर माँ बाप को शहर की लड़की पर डाउट होता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस नाटक के जरिए आपके मन की सारी खटास दूर हो गई। हाँ माँ, अब जल्दी से बाबूजी को भी यहाँ पर बुलाओ। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। हाँ बेटा, अब भी फोन करती हूँ उन्हें। फिर पुष्पा बृजमोहन को फोन करके सारी सच्चाई बताती है, और वो सुनकर वो ईरा का स्वीकार करते हैं और पूरा परिवार वापस एक हो जाता है। सौम्या अपने पति रणबीर और सास माधवी के साथ रहती है। उनके घर पर सुबह से शाम तक काम करने के लिए नौकरानी गिरिजा आया करती है। रणबीर और सौम्या की शादी को अब 1 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन कुछ कमियों के कारण सौम्या माँ नहीं बन पा रही थी। आ गए तुम दोनों। क्या हुआ सौम्या बहू? रणबीर बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? कब सुनने मिलेगी हमें खुशखबरी? आखिर कब गूंजेगी इस घर में किलकारियां? डॉक्टर ने कहा है कि गोलियां खाना जारी रखो। दावा तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन चांसेस हो सकते हैं मेरे प्रेग्नेंट होने के। मैं काफी परेशान हो गई हूँ माँ जी। मेरे ही नसीब में माँ बनने का सुख क्यों नहीं लिखा है? आखिर क्यों माँ जी? देख सौम्या बहू, उदास होकर अपना मन छोटा मत कर। हाँ छोटी मेम साहब, उम्मीद रखो, आपको जरूर बच्चा होएगा, और ये मैं आपको दुआ दे रही है। गणपति बाप्पा आपकी सोनी को जल्दी भर देंगे। हाँ सौम्या, हिम्मत रखो और बस पॉजिटिव सोचो। हाँ रणबीर। सौम्या अब ऐसे ही अपनी दवाइयाँ और रूटीन चेकअप जारी रखती है, लेकिन कोई सुधार नहीं होता। वक्त के साथ वो अब काफी डिप्रेशन में चली जाती है। ना कहीं बाहर निकलती है और ना ही किसी चीज में उसका मन लगता है। सौम्या, चलो आज हम दोनों बाहर डिनर पर जाते हैं। तुम्हारे उस फेवरेट हाईवे वाले ढाबे पर जाएंगे। लेकिन रणबीर की बातें सुनकर सौम्या काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे धक्का मारती है। ओ तेरी! रणबीर, तुम्हें एक बार ही कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने क्या किया है यार सौम्या? मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो रणबीर, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अब किसी से भी बात करने का मूड नहीं है। प्लीज। ओके फाइन बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रणबीर और माधवी को सौम्या की ये हालत देखी नहीं जाती। कुछ समय बाद अचानक से नौकरानी गिरिजा गर्भवती हो जाती है, और तभी रणबीर घर में एक दूसरी नौकरानी अलबेली को लेकर आता है। अरे बेटा, गिरिजा के होते हुए दूसरी नौकरानी की क्या जरूरत है? ये अलबेली को क्यों बुला लिया तूने? अरे माँ, अब गिरिजा गर्भवती हो चुकी है, और इस हालात में हम उससे ज्यादा काम कैसे करवाएंगे? और हाँ, मैं उसे काम से भी नहीं निकालना चाहता। उसे भी पैसों की जरूरत होगी ना। अच्छा जी, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उस गिरिजा की। देखो सौम्या, अब गिरिजा हमारे घर पर कितने लंबे समय से काम करते आ रही है, और ऐसे समय में हमें ही उसका साथ देना चाहिए।
मैंने तो इसे घर पर आराम करने के लिए भी कहा है, लेकिन ये काम करना चाहती है, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन इसे काम करना है। हाँ छठी मैम साहब, वो डॉक्टर ने भी मुझे बोल के रखेला है कि जितना बदन हिला सकती हो हिलाओ। एक जगह पर ही बैठकर अंडे देती रहूंगी, तब तो मेरा कल्याण ही हो जाएगा रे बाबा। अब घर में दो दो नौकरानियां काम करती हैं और गिरिजा थोड़ा सा ही काम करती है। ये लो गिरिजा, यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठो और इन फलों को खत्म करो और जल्दबाजी में मत खाओ, आराम आराम से खाओ। ठीक है छोटे साहब, समझ गई मैं, अभी खाती है मैं। देखा ना गिरिजा, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, आराम आराम से खाओ। ये लो अब पानी पियो। अब तुम 2 जान की हो, ऐसे में हर कदम सावधानी से लेना होगा तुम्हें, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। हाँ छोटे साहब, धन्यवाद। ये सब सौम्या चुपके से देख लेती है और वो वहां आकर गुस्से से कहती है, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है। और रणबीर, तुम कब से अपना ऑफिस का काम धाम छोड़कर इस गिरिजा के सेवक बन गए? जाओ, जाकर अपना काम करो। और तुम गिरिजा, फटाफट से ये सारे फल ठूसो और अपने काम पर लगो। अरे इसे आराम से खाने दो ना, मैं तो बस इसे पानी ही दे रहा था। बस रणबीर, मुझे आगे कुछ भी नहीं सुनना है, जाओ अपने कमरे में। फिर रणबीर वहां से चला जाता है और सौम्या गिरिजा और रणबीर की नजदीकियां देखकर जलन के मारे आग बबूला हो जाती है। एक रोज जब सौम्या बाहर गई होती है, तभी वो घर आने पर देखती है कि रणबीर रसोई में पड़े बर्तन को साफ कर रहा है और गिरिजा सोफे पर बैठकर मस्त आराम फरमा रही है। और उसे देखकर सौम्या का दिमाग हिल सा जाता है। गिरिजा, ये तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है जो तुम यहाँ पर आराम फरमाती बैठी हो। और रणबीर, ये सब क्या चल रहा है? गिरिजा के होते हुए तुम ये बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? और इस गर्भवती नौकरानी की तुम्हें इतनी भी क्या चिंता है? क्या हुआ बेटा, आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे? अरे अलबेली के आने तक उसका इंतजार कर लेते ना। गिरिजा नहीं कर सकती तो क्या हुआ, अलबेली तो बर्तन साफ कर सकती है ना। और छठी मैम साहब, ये मेरे बाप का घर तो नहीं है, लेकिन मैं इधर आपके भी पहले से काम करती आ रही है, इसीलिए मैं इस घर को अपना ही घर मानती है। छोटे साहब ने ही मुझे कहा कि आराम करे, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। हाँ सौम्या, अब इसके पेट में दर्द हो रहा था, ऐसे में मैं इससे बर्तन कैसे धुलवाता। और माँ हमेशा कहती है कि बेसिन में ज्यादा देर तक गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इसीलिए मैंने बर्तन धो दिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम्हारे लिए तो कोई भी बात बड़ी नहीं है। और गिरिजा, अगर तुम्हें आराम ही करना है तो अपने घर जाकर आराम करो, लेकिन यहाँ पर नहीं। अरे अपने ही छोटे साहब से बर्तन धुलवाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? नालायक कहीं की, आखिर खुद को तुम समझते क्या हो? इस दुनिया में अकेले तुम ही गर्भवती हो सकती हो क्या? हाँ? अरे छोटी मैम साहब, काय को बंकस करेली हो मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया रे बाबा? अरे जाने दो सौम्या बहू, अब जो हुआ सो हुआ, आइंदा से रणबीर कोई काम नहीं करेगा। और गिरिजा, तुम्हें भी आराम करना है तो घर जाया करो। और सौम्या बहू, अब शांत हो जा, ज्यादा गुस्सा मत करो। फिर सौम्या गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और वो सोते समय रणबीर से कहती है, देखो रणबीर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, अगर आइंदा से तुम उस गिरिजा के इर्द गिर्द भी भटके या उसकी सेवा वगैरह करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी,
समझ गए तुम? वो गिरिजा खुद को ज्यादा ही सयानी समझती है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे काम से ही निकाल दूं। काम डाउन सौम्या, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने जो कुछ भी मुझे कहा है मैं वो सारी बातें ध्यान में रखूंगा, लेकिन गिरिजा को काम से मत निकालो। उसका बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, और इन प्रेगनेंसी के हालत में उसे भी तो पैसे लगते होंगे। तुम तो चुप ही रहो रणबीर, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे वो गिरिजा इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है, और उसके पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। नॉनसेंस कही के। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सौम्या? मैं उसकी फिक्र केवल इंसानियत के नाते ही करता हूँ, और कुछ नहीं। अपने दिमाग से ये सारी घटिया बातें निकाल दो और अपनी सेहत पर ध्यान दो। हो गया तुम्हारा? ज्यादा मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, और तुम आज मेरे साथ बिल्कुल नहीं सोओगे। बाहर हॉल में जाकर सो जाओ, फिर चाहे तुम फर्श पर सो या फिर सोफे पर, नहीं तो सीधे रास्ते पर जाकर सो जाओ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज रात मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है। सौम्या की भड़ास कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, और इसी वजह से वो गुस्से में अपने अगले रूटीन चेकअप के लिए रणबीर को बिना बताए ही चली जाती है। और सौम्या जब डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठी होती है तभी वहां पर एक नर्स आ जाती है। और सौम्या जी, कैसी है गिरिजा? अब कल ही आए थे रणबीर सर और गिरिजा। अब गिरिजा माँ जो बनने वाली है उनके बच्चे की, उनका जरा अच्छे से ख्याल रखना। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? गिरिजा के पेट में रणबीर का बच्चा है? हाँ, मतलब आपको तो पता ही होगा ना। नर्स की बातें सुनकर सौम्या के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, और वो घर जाकर रणबीर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। सौम्या, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्यों मारा तुमने मुझे? क्या हुआ है? वाह, ये तुम पूछ रहे हो रणबीर? मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकते हो। तुम बहुत बुरे हो रणबीर, बहुत बुरे। अरे लेकिन क्या हुआ है सौम्या बहू? आखिर मेरे बेटे को तूने क्यों मारा? माँ जी, इस नौकरानी गिरिजा के पेट में आपके बेटे का बच्चा है। ये इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे सब पता चल चुका है। उस नर्स ने मुझे सारी बातें बता दी। क्या? हाँ माँ जी। और रणबीर, तुम चले जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। तुम दोनों इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगे, और अगर तुम दोनों इस घर से नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। निकल जाओ गिरिजा, सुना नहीं तुमने? निकल जाओ। फिर सौम्या गिरिजा को धक्का मारकर घर से बाहर निकालने वाली होती है कि तभी गिरती हुई गिरिजा को रणबीर बचा लेता है। गिरिजा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? नहीं छोटे साहब, मैं ठीक है। अरे सौम्या, आधी अधूरी बात सुनकर आ रही हो तुम। अरे तुम्हें पता भी है क्या पूरी बात क्या है? गिरिजा के पेट में मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी बच्चा है। ये हमारे बच्चे की सरोगेट मदर है, यानी इसकी कोख में हम दोनों का अंश है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, ये बात मैंने सौम्या और आपसे दोनों से छुपाई है। सौम्या को यूं डिप्रेशन में जाते देखकर मुझे बहुत दुख होता था, इसीलिए मैंने ये सरोगसी का रास्ता चुना। और सरोगसी के लिए गिरिजा से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं था। ये हमारी नजरों के सामने ही रहती है, इसीलिए ज्यादा चिंता नहीं होगी। और ये सोचने के बाद ही
मैंने इसे अपने बच्चे की सरोगेट मदर के लिए चुना है। छोटे साहब को यह डर था कि आप दोनों सरोगेसी के खिलाफ जाओगे और साथ ही मेरे को सरोगेट मदर बनने ना दोगे, इसीलिए उन्होंने आपसे ये बात छुपाई। बाकी कोई बातिच नहीं थी। आई शपथ। अब सारी सच्चाई जानने के बाद में सौम्या को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो गिरिजा को अपने गले से लगाती है। मुझे माफ कर दो गिरिजा, मुझे सच के बारे में पता नहीं था। मैंने तो नर्स की आधी अधूरी बात सुनी और ऐसे ही वहां से चली आई। माफ कर दो रणबीर, तुमने मेरे बारे में, मेरी खुशी के बारे में इतना सोचा, वही काफी है मेरे लिए। गिरिजा की कोख में हमारा बच्चा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ रणबीर, अब फाइनली इस दुनिया में हमारा बच्चा आने वाला है। हाँ बेटा, भले ही बहू की कोख से ना सही, लेकिन तुम दोनों का अंश, मेरा पोता या पोती इस दुनिया में आने वाला है। धन्यवाद गिरिजा, अपनी कोख देने के लिए। और इस तरह अंत में उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और सौम्या और बाकी घर के सभी लोग गिरिजा को घर में ही रहने के लिए कहते हैं और उसकी खूब अच्छे से देखरेख करते हैं। जिसके बाद 9 महीने पूरे होने पर वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और पूरा घर खुशियों से चहक उठता है। रितेश अपने बॉस मनीष का चहीता और भरोसेमंद एम्प्लॉय होता है, या यूं कहूं कि उन दोनों का बॉन्ड किसी बाप बेटे या दोस्त से कम नहीं होता। वक्त के साथ साथ मनीष की हालत खराब होती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। रितेश बेटा, मेरे जाने का समय आ चुका है, इसीलिए मैं तुमसे एक आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ। मनीष सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही होगा, पर जाने से पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी दोनों बेटियों के साथ शादी करोगे। मना मत करना बेटा। देखो, मैंने अपनी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक ही लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अगर मेरे जाने के बाद तुम दोनों का कोई अच्छे से ख्याल रख सकता है तो वो रितेश है। रितेश जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन सर, नहीं रितेश बेटा, तुम्हें मुझे वचन देना ही होगा, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन पापा, आप ऐसा कैसा कर सकते हो? हम दोनों बहनें एक ही आदमी से शादी कैसे पॉसिबल है ये? मुझे माफ कर दो बच्चों, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे जाने के बाद जहां भी रहो, साथ रहो। पापा, बेटा, तुम्हारी माँ तो हमें कई साल पहले ही छोड़कर चली गई और मैं एक अनाथ था। मैंने अकेली ही अपनी जिंदगी बनाई। मेरे जाने के बाद तुम दोनों का इस दुनिया में कोई अपना नहीं होगा, इसीलिए मैंने जो भी फैसला लिया है वो एकदम सही है। रितेश को ना चाहते हुए भी मनीष की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है और उसे उन दोनों बहनों से शादी करनी पड़ती है। कुछ ही दिनों बाद मनीष की मृत्यु हो जाती है। शादी के बाद रितेश अपनी दोनों बीवियों का खूब ख्याल रखता है। ये लो तानिया, गर्मा गर्म इलायची वाला दूध। तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, और ये दवाई भी खा लो। तुम पागल हो क्या? जब देखो तब मेरी देखरेख करते रहते हो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, समझे ना? हाँ, लेकिन कुछ नहीं। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। फिर रितेश जब बाहर आता है तब वो देखता है कि आरोही किताब पढ़ते पढ़ते आंगन में ही सो गई है। तब वो वहां जाकर उस पर कंबल ओढ़ देता है और मच्छर का कॉइल भी जला देता है ताकि उसे कोई मच्छर ना काटे। तुम दोनों बहनें चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन सर ने सौंपी हुई जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा।
पहले पहले तो दोनों बहनों को रितेश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें उसका केयर करना बहुत अच्छा लगता है और उन दोनों को भी रितेश से प्यार हो जाता है। एक दिन, अरे दीदी, आप रितेश के कमरे में तकिया और कंबल लेकर क्यों आई हो? इतने दिनों तक तो आप अपने कमरे में ही सोती थी ना। जाइए, अपने कमरे में जाकर सोइए, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी आज साथ में सोने वाले हैं। ओ मैडम, काय के मियाँ बीवी? मैं तुमसे बड़ी हूँ, उस हिसाब से रितेश पहले मेरे पति है। तुम फूटो यहाँ से, मैं और रितेश साथ में सोएंगे। तानिया और आरोही दोनों एक साथ बेड पर टूट पड़ती हैं और बेचारे रितेश को बेड से नीचे गिरा देती है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? सोने दो मुझे। रितेश, इस तानिया की बच्ची को कह दो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और सबसे पहले मेरा तुम पर हक है। अरे तुम्हारा हक गया तेल लेने। शादी हम दोनों की साथ में हुई है और रितेश मेरा भी पति है, इसीलिए मैं इसके साथ सोऊंगी और इसीलिए तुम अपनी सड़ी हुई शक्ल और सड़ा हुआ कंबल लेकर यहाँ से निकल जाओ। तेरी इतनी हिम्मत, बदतमीज कहीं की। अरे बस, तुम दोनों यहाँ पर जंगली बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो? मैं तुम दोनों के भी साथ नहीं सोऊंगा। मैं जा रहा हूँ कार में सोने और कार लॉक करके सोऊंगा, ताकि तुम दोनों वहां पे आकर मुझे परेशान ना कर सको। लेकिन रितेश रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। रितेश किसी की बात नहीं सुनता और वो अपनी कार में जाकर सो जाता है और दोनों बहनें अकेली ही सो जाती हैं। फिर एक दिन दोनों बहनें रितेश के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसीलिए मैं अपने पति परमेश्वर के लिए आज ये सारे स्वादिष्ट और मजेदार पकवान बना रही हूँ। देखना, रितेश तो सिर्फ मेरे खाने के पीछे ही लट्टू हो जाएगा। खाना बना तानिया, अपनी बेवकूफ सी खोपड़ी में ख्याली पुलाव मत बना। और ये तेरी गलतफहमी है कि रितेश तेरा बना हुआ खाना खाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाएगा। तुम तो बस देखती ही रह जाओगी। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, ये तो वक्त ही बताएगा कि रितेश किसके हाथ का खाना खाएगा। फिर दोनों बहनें रितेश के लिए खाना लेकर जाती हैं। देखो तो रितेश, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। ये जली हुई खीर की बर्फी तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुमने एक दिन हमारे घर पर आकर खाई भी थी। अरे नहीं रितेश, पहले मेरा खाना खाओ। दीदी से अच्छा खाना तो मैंने बनाया है। नहीं रितेश, पहले मेरा खाना खाओ। नहीं नहीं दीदी, आप ज्यादा लाड में मत आओ। रितेश तो पहले मेरा बना हुआ खाना ही खाएगा। अरे बाबा, मैं तुम दोनों का खाना साथ में खाऊंगा, ठीक है? ये देखो। फिर रितेश दोनों बहनों का खाना एक साथ खाता है। अरे ये क्या रितेश, तुमने पूरा तो खाया ही नहीं और तारीफ भी नहीं की। हाँ रितेश, पूरा खत्म करो, चाहे तो इस तानिया का छोड़ दो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया है ये खाना, इसे तो तुम्हें पूरा ही खाना होगा। हे भगवान, ठीक है। फिर रितेश को ना चाहते हुए भी दोनों बहनों का खाना खत्म करना पड़ता है और उसके बाद उसका पेट बुरी तरह से खराब हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। आप दोनों में से पेशेंट की वाइफ कौन है? फाइल पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए था उनका। मैं हूँ। नर्स, ये फाइल मुझे दो। मैं हूँ पेशेंट की वाइफ। नहीं, ये नकली वाइफ है, मैं असली वाइफ हूँ। मुझे दो ये फाइल। नहीं, मुझे दो, मैं ही हूँ रितेश की वाइफ। नहीं, मैं हूँ, मैं साइन करूंगी इन पेपर्स पर। ओह गॉड, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगी। लाइए, मुझे दो ये पेपर्स, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, मैं ही साइन कर देता हूँ इन पर। फिर रितेश खुद ही उन पेपर्स पर साइन कर देता है। कुछ दिनों बाद वो ठीक होने पर अपनी दोनों बीवियों के साथ हनीमून पर चला जाता है।
इन दोनों को तो साथ में ही ले आया ताकि दोनों फिर से लड़ाई ना करें। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। बस इस हनीमून पर कोई आंधी या तूफान ना आए, क्योंकि इन दोनों का तो कुछ भरोसा ही नहीं बाबा। उसी रात तानिया आरोही की ड्रिंक में नींद की दवा मिलाती है। अब जब दीदी इस ड्रिंक को पिएगी तो उसके बाद तो वो सो ही जाएगी, और इसी बहाने मैं और रितेश हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वरना मेरी चुड़ैल दीदी के होते हुए ये सब कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। लेकिन आरोही की जगह रितेश उस ड्रिंक को पी लेता है, जिसके बाद उसे बहुत तेज नींद आती है और वो सीधे 24 घंटों बाद ही उठता है। चुप रहो आप दीदी, ज्यादा बकवास मत करो। जो मन में आया बोले जा रहे हो। तू चुप कर नालायक लड़की, तुझे शर्म नहीं आती है हरकत करते हुए? तूने मेरी ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाई थी, जिसके चलते तू और रितेश साथ में रह सके। कितनी बुरी है तू तानिया। आप तो रहने ही दो दीदी, साफ साफ दिखता है कि कौन कितना बुरा है। आपको वो ड्रिंक पीनी चाहिए थी, लेकिन रितेश ने वो ड्रिंक पी ली और मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। जाओ अब जाकर किसी चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाओ। अरे घन चक्कर, मैं क्यों डुबकी लगाऊं? तू ही लगा ले और दफा हो जा मेरी और रितेश की जिंदगी से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अरे आप ही दफा हो जाओ, समझी ना? ज्यादा मुंह मत चला, वरना एक झापड़ लगाऊंगी तुझे। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। अरे तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं सर की जायदाद के कारण तुम्हारे साथ हूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज ही सारी जायदाद तुम दोनों को वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे तुम दोनों की लड़ाई से छुटकारा चाहिए। दूर हो जाओ मुझसे। तुम दोनों के रोज रोज के तमाशे मुझसे सहे नहीं जा रहे। लेकिन रितेश, ऐसा मत कहो रितेश। तो फिर कैसे कहूँ? जब देखो तब लड़ती झगड़ती रहती हो। तुम दोनों में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों भी वादों के भंवर में फंस चुकी हो, जैसे मैं फंस गया हूँ। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता ना। सॉरी रितेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी ओवर पॉसेसिव हो गई। हाँ रितेश, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी तुम दोनों से बहुत करता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी तो हम तीनों साथ में खुश कैसे रह पाएंगे? इसीलिए मेरा तुम दोनों से अलग होना ही अच्छा रहेगा। नहीं नहीं रितेश, ऐसा मत कहो। हम दोनों बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, साथ मिलकर समझदारी से रहेंगे। बस तुम हमारे साथ रहो। हाँ रितेश, पक्का प्रॉमिस। हम आज के बाद से कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। और इस तरह अंत में वो तीनों भी साथ में खुशी से रहने लगते हैं।